नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है निकाय में दलित कार्ड। तो दलित एक ऐसा विषय हमेशा इस देश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजनीति में एक ऐसा विषय रहा है जहां समाज के इस वंचित वर्ग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश या जद्दोजहद राजनीतिक दलों की हमेशा से होती रही है। और अगर आप पीछे लौटें मध्य प्रदेश की राजनीति में तो 2003 के चुनाव में दलित एजेंडा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, उनकी तरफ से प्रस्तुत हुआ दलित एजेंडा एक बहुत चर्चा का विषय रहा था। और ये माना गया था कि ये गेम चेंजर कांग्रेस के लिए साबित होगा। वैसा हो नहीं पाया, कारण उसके पीछे बहुत सारे रहे, लेकिन वो अतीत की बात है, इसलिए उस पर हम नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब कांग्रेस की कोशिश है कि वो मध्य प्रदेश में जो दलित आबादी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करीब करीब ये जो एक ओबीसी और दलित का कॉम्बिनेशन है, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन हमेशा से होता है किसी भी पार्टी के लिए। और जो भी राजनीतिक दल करीब करीब 50% से अधिक आबादी इन दोनों की मिला लें अगर हम मध्य प्रदेश में, और मोटे तौर पर अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत मददगार साबित होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। तो कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या उसकी कोशिशें हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और क्या दलितों की तरफ लौटने की कोशिश, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस की ये कोशिश है बल्कि बीजेपी की भी एक कोशिश हमेशा से रही है कि वो समाज के वंचित वर्ग, खासतौर से दलित और आदिवासियों के बीच में अपनी पैठ बना सके। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है, भोपाल स्टूडियो में, दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है सर। धैर्यवर्धन शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, तब आप उनको भी स्क्रीन पर देख पाएंगे। पहली टिप्पणी मैं दिनेश गुप्ता जी की लेकर आगे बढ़ता हूं और एक तरह से विषय स्टैब्लिश करने में उनकी टिप्पणी काफ़ी मददगार होगी। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं आप फिर एक बार दलितों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कांग्रेस के लिए? ये चीज़ें जब आप कागज़ लेकर बैठते हैं, जब आप प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, तब तो बड़ी आकर्षक प्रतीत होती हैं। आपकी योजनाएं जब कागज़ पर बनती हैं और जब वो ज़मीन पर उतरती हैं तो बड़ा अंतर होता है। आप इस कठिन समय में कांग्रेस की ये कोशिश बहुत अच्छी है, सोच अच्छी है, स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, शुभकामनाएं भी हैं उसको। लेकिन आपको कितना लगता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ये जो इक्वेशन है दलितों का और कांग्रेस की कोशिश उनको अपनी तरफ खींचने की? देखिए शरद जी, कांग्रेस के लिए उम्मीद का जो दिया है ना, वो अनुसूचित जाति वर्ग ही है। आप देखिए, ये गेम चेंजर हुआ, जैसा आप कह रहे थे कि 2003 का जो चुनाव था वो पक्ष में नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, तो गेम चेंजर ही हुआ वो। हमने 2018 उसी तरह से देखा कि वो गेम चेंजर हुआ। और उसमें आप रिकॉल करिए तो याद आएगा कि माई के लाल का जो बयान था वो याद आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है असर तो करता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये पॉजिटिव वोट रहे, इसकी कोशिश जो है कांग्रेस लगातार करती रही। क्योंकि हमने ये देखा कि कालांतर में जो है, जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो कांग्रेस का कमिटेड वोट माना जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो और अल्पसंख्यक, जिसके आधार पर कांग्रेस अपनी राजनीति जमाती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं दूर हुआ था उसके साथ से। इसके कारण क्या, वो 15 साल का जो वनवास है वो उसे भुगतना पड़ा। हमने ये देखा कि जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस की तरफ वापस लौटा, तो कांग्रेस ने सत्ता बनाई, सत्ता में वो आ गई। तो कांग्रेस को जो उपचुनाव के नतीजे भी आप देखेंगे ना, जैसे ग्वालियर डिवीजन में जब आप जाएंगे, इमरती देवी जैसे जो बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, गोद चुनाव हार जाती है, करेरा हार जाते हैं। जो कांग्रेस की जो है अनुसूचित जाति की सीटें थी जो कांग्रेस ने अपनी बचा के रखी। आगर में हमने देखा कि आगर मालवा भी जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी हार जाती। तो कांग्रेस को लग रहा है कि वो एक बड़ी जो है एक पारी इसमें जो है उसको एक सफलता मिल सकती है नगरीय निकाय के चुनाव में। इसलिए उसका फोकस है कि वो नगरीय निकाय के चुनाव अनुसूचित जाति वर्ग को ध्यान में रखकर रणनीति बनाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से मुकाबला कर सकती है। ये कांग्रेस की रणनीति हो सकती है। धैर्यवर्धन जी, आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस की इस कोशिश को? कोशिशें आपके यहाँ भी चलती रहती हैं और निश्चित तौर पर समाज के वंचित वर्ग को अपनी तरफ लाना और उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स के जरिए आगे बढ़ना किसी भी सत्तारूढ़ दल का प्रमुख ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है।
लेकिन ये भी सही है कि अधिकतर इस देश में समाज के इस वर्ग को एक वोट बैंक से ज़्यादा अब तक कुछ समझा नहीं गया है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में समाज का ये वंचित वर्ग उन दलों की तरफ भी गया जिन्होंने कितना न्याय किया, ये आप और हम भी जानते हैं, पर्यवेक्षक भी जानते हैं। लेकिन उसका अगर मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों से मोह भंग हुआ तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि उसको यही लगता रहा कि उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई कारगर कोशिश होती हुई नजर नहीं आती है। आप बहरहाल यहाँ हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? आदरणीय शरद जी, सभी राजनीतिक दल प्रयास करते हैं कि समाज के हर वर्ग तक उनकी अप्रोच हो। भारतीय जनता पार्टी भी 2-3 शब्दों का प्रयोग करती है और हम बहुत अंतर्मन से, हृदय से बोलते हैं कि हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भारतीय जनता पार्टी बना रहे। हम अंत्योदय के लिए काम करते हैं। हम रहीम जी के उस दोहे में भी यकीन रखते हैं कि दीन सब ही को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे सो दीन बंधु सम होए। और इसीलिए मोदी जी ने और शिवराज जी ने उस वंचित वर्ग के लिए काम किया है। और वंचित केवल उसको हम जातिगत टकराव की दृष्टि से भी नहीं देखते। परिवार का मुखिया यह देखता है कि उसके घर में यदि कोई दुबला पतला है, कोई कुपोषित है, तो उसके लिए विशेष पोषण की व्यवस्था की जाती है। उसको पिता कुछ अधिक चिंता करने लगता है। तो हमारे समाज में भी किसी भी कारण से यदि कोई समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको बराबरी पर लाना लेकिन यहाँ कांग्रेस की कोशिश पर मैं आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। कांग्रेस जो कोशिश कर रही है उस पर एक आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जितेंद्र मिश्रा जी। जी। अब कांग्रेस तो जनाधार उसका लगातार कम हो रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कर्ता धर्ता है, जो नेतृत्व है, वो नए सिरे से कवायद कर रहा है कि कैसे भी करे लुटी हुई हाट फिर से उनके हाथ लग जाए। क्योंकि तमाम जतन करने के बाद, तमाम प्रपंच करने के बाद, तमाम जुबानी कड़वाहट के बाद, तमाम विष बोलने के बावजूद भी वे सत्ता से वंचित हैं, इसलिए प्रयास कर रहे होंगे। और मेरे विद्वान मित्र जितेंद्र मिश्रा साहब हैं, बहुत ज्यादा तो वही बताएंगे कि उनकी मंशा क्या है और क्या सोच करके कांग्रेस दलित वर्ग को इस समय फिर से प्रायोरिटी पे ले रही है। चलिए जितेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की जो वर्तमान दशा और दिशा है, निश्चित तौर पर उस पर सवाल है, और सवाल सबसे ज़्यादा तो आपके मन में ही होंगे। भले ही यहाँ आपको रक्षा करनी है अपने धर्म की, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आप यानी कांग्रेस कितनी संघर्ष के रास्ते पर इस समय है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके यहाँ योजनाएं जो हैं वो बंद कमरों में बन जाती हैं, कागज़ पर तैयार हो जाती हैं, और जब संघर्ष का काल होता है तो वो ठीक तरीके से ज़मीन पर उतरने से शायद। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि समाज के वंचित वर्ग की नुमाइंदगी करनी है अगर, तो उस तरह के टॉप लीडर्स कहाँ हैं। मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ। अब दोनों ही पार्टियों के पास शायद अब गिनती लायक नेता भी इस वर्ग के नहीं नज़र आते हैं जिनकी एक आवाज़ पर समाज का ये वर्ग पीछे चल पड़े। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए आपकी ये कोशिश कितनी कारगर? देखिए शरद जी, आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस आज ये प्रयास नहीं कर रही है, कांग्रेस लगातार प्रयास करती रही। और बात की जाए तो आज़ादी की लड़ाई के समय ये नेताओं को लेकर के आगे चले थे हम, और बराबरी का दर्जा मैं वर्तमान की बात बता रहा हूँ आपको। जी, अतीत आपका बेचक गौरवशाली है। चाहे मंदिर की बात हो, मंदिर में प्रवेश की बात हो, चाहे सारी चीजें आपने देखा। हमारा तो एक पूरा का पूरा विंग काम करता था, हम इनके नेतृत्व में काम किया है हमने कई जगह पर। आज सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, लगातार सरकार में बैठी है। सिर्फ दलित के घर खाना खाने के अलावा कोई काम आपको दिखाओ तो मुझे बता दीजिएगा। सीधी की सीधी बात यह है, आज पूरे देश में है कि उद्योगपतियों की पार्टी है। ये हम नहीं कहते, ये पूरी जनता कह रही है। आज सवर्णों की पार्टी, बामन बनियों की पार्टी का अगर लेवल चस्पा है तो भारतीय जनता पार्टी। बातें कितनी कर लो आप, दलित के हर 15 दिन में एक दिन भोजन कर लो, सवाल इस बात का है कि आज दलित कहाँ पर है। आप लगातार सरकारों में, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 15 सालों में आपने दलितों के लिए क्या काम किया, उनको ऊंचा उठाने की दिशा में क्या काम किया, वो आप बता दीजिए। आपके पास बताने को कुछ नहीं रहा सवाल हमारा। तो हम दलितों के लिए कोई अलग से काम नहीं कर रहे शरद जी। हमारी लगातार दलित विंग जो है, जो
एसटी की विंग है जिसे आदिवासी समुदाय के लिए लगातार मिलते हैं, लगातार उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और हमारे यहाँ जो मीटिंग की बात आप कर रहे हैं वो लगातार होती रही। अलग से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि दलितों को लेकर के कोई एक नई रणनीति बना रहे हो। लेकिन आपने जो जी बोलिए धैर्यवर्धन। कांग्रेस का हाथ और गरीब के साथ ये नारा दिखा करके, सपना दिखा करके कई वर्षों तक उस वंचित वर्ग का वोट हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई, पर अब सेंध लग चुकी है, क्योंकि हमने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। 2 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे। हमने घर घर में शौचालय बनवाए, हमने गरीब बहनों को सिलेंडर दिए, हमने उस वंचित वर्ग के इलाज के लिए आयुष्मान योजना लेकर के आए। ये तमाम काम उनके हृदय में उतर रहे हैं। इसलिए वो वर्ग जिसको आप कभी अपना वोट बैंक मानते आए, वो आज भारतीय जनता पार्टी पर मुड़ने लगा है, और ये चिंता आपको सता रही है। इसलिए आप इस लाइन पर होमवर्क कर रहे हैं। कभी कुरान की कसम खाने लगते हैं, कभी दलित एजेंडे पर चले जाते हैं। ये कांग्रेस की बहुत चिंताजनक समय है। जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि रणनीति कुछ विशेष नहीं है तो फिर आप ध्यान कैसे खींच पाएंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो रिसेंट इलेक्शंस में जितने भी इलेक्शंस 2003 के बाद हुए हैं, 2018 जिसमें आपकी सरकार भी बनी, उसमें भी एक बहुत ही नज़दीकी मुकाबला आपके और बीजेपी के बीच में हुआ। और इन पूरे इलेक्शंस में 2003 से लेकर 2018 तक और बाय इलेक्शंस जो हुए रिसेंटली 2020 के, वहाँ तक कोई भी ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आता कि आप समाज के वंचित वर्ग के लिए एक आदर्श पार्टी के तौर पर चिन्हित हो गए हैं और वो आपका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर बीजेपी की शहरों में पैठ है तो रूरल एरियाज़ में आपकी पैठ मानी जाती है, आज भी मानी जाती है, लेकिन समाज का ये वर्ग आपकी तरफ उमड़ नहीं पड़ा है अभी तक। क्या इसके लिए आपको नहीं लगता कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी आप खारिज कर रहे हैं इसको कि कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हम लगातार प्रोग्राम बनाते रहते हैं इन लोगों के लिए। कोई अलग से ऐसा कुछ आकर्षित करने का प्रोग्राम नहीं है। हमारे पास इनके नेता है जो 3 बड़े नेताओं के नाम क्या आप मुझे बता सकते हैं जो समाज के वंचित वर्ग के आपके यहाँ हो? नहीं, देखिए आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि आज हमारे पास इसका प्रदेश अध्यक्ष है जो प्रदेश में इन लोगों से बातचीत करते हैं, सभी समाज के वर्गों के साथ। हमारे पास आदिवासियों का नेता है जो लगातार काम करते हैं उनके बीच में जाकर के। हमने अपनी एक विंग बना रखी है, उसका एक प्रदेश अध्यक्ष है जो चुनाव भी लड़ते हैं इनके बीच में जाकर के और इनकी समस्याओं को लेकर के संसद में, विधानसभा में या सड़क पर कार्य करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि आज जो ये वर्ग है, निश्चित तौर पर ये वर्ग गरीबी में ज्यादा है। इस वर्ग के लोग गरीब होते हैं, इसीलिए रूरल एरिया में जो कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखता है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की बात करती है, सिलेंडर की बात, सर अभी भी कुछ मुझे समाधानकारक इसमें उत्तर की अपेक्षा। चलिए मैं दिनेश जी की तरफ आता हूं, फिर आपकी तरफ। दिनेश जी, ये बात सिर्फ कांग्रेस के लिए ही पक्की नहीं है, ये बात बीजेपी के लिए भी बड़ी मजबूत है कि आखिर उनके पास भी समाज के वंचित, मैं आऊँगा धैर्यवर्धन जी, आऊँगा आपकी तरफ, दिनेश जी का उत्तर ले लूँ। कोई बड़ा नेता अगर मैं पूछूं कि 3 बड़े आदिवासी नेता, फग्गन सिंह जी को छोड़ दीजिए, तो मुझे बीजेपी भी बता दे, और 3 बड़े दलित नेताओं के नाम बीजेपी भी बता दे। बल्कि ये आरोप भी दोनों पार्टियों के लिए बराबर लगते हैं कि उनके यहाँ इस लीडरशिप को किनारे धीरे धीरे मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। बहरहाल वो एक अलग विषय है, उस पर फिर कभी हम बात करेंगे। अभी आप किस तरह देखते हैं कि ये जो कोशिश कांग्रेस की है, क्या ये एक मजबूत रणनीति के बिना और मजबूत नेतृत्व के बिना संभव है? हालांकि कांतिलाल भूरिया के पुत्र जो हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया, उन्होंने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है। देखते हैं कि किस तरह वो लड़ाई करेंगे, लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के परिप्रेक्ष्य में? देखिए शरद जी, आप इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जो बदलाव भारतीय राजनीति में एक बार फिर आ रहा है कि जो जातिगत आधार पर जो राजनीतिक दल काम करते थे, चाहे मायावती हो या जो दूसरे राजनीतिक दल हों, तो कहीं ना कहीं वो किनारे हुए हैं। वो उसका कारण जो है, मुझे जो समझ में आता है, ऐसा लगता है कि इस वर्ग को ऐसा लगता है कि ये जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि वो कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा है, जो उसका जो परंपरागत पार्टी रही है। और कांग्रेस भी जो है इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहती है। वो लीडरशिप के मामले में यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखें ना, तो आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के उसने कई अध्यक्ष बनाए, लेकिन पिछले 15-17 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि इस वर्ग के नेताओं की एक कमी अचानक
कांग्रेस पार्टी में हो गई। भारतीय जनता पार्टी में तो उस तरह का नेतृत्व कभी उभरा भी नहीं, लेकिन और ना भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया कभी आपकी उस तरह से कि हम इस वर्ग की जो है कोई राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, आप देखिए उनके जो प्रदेश अध्यक्ष या तो अनुसूचित जाति वर्ग बनाते हैं या आदिवासी वर्ग बनाते हैं। आदिवासी नेतृत्व की बात होती है कि आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की बात, तो पूरी राजनीति के केंद्र में जो है आदिवासी होता है। अनुसूचित जाति वर्ग कई बार वो पीछे चला जाता है, इसलिए लीडरशिप का जो है। आपको ऐसा भी लगता है दिनेश जी कि दोनों ही बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ये भी मान चुके हैं कि उनके यहाँ लीडरशिप नहीं है अब इस वर्ग की, तो बेहतर ये है कि लीडर ढूंढने के और उसको गढ़ने के बजाय आप ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करिए जैसी कांग्रेस ने मनरेगा प्रस्तुत की, जिससे ये वर्ग आकर्षित हों, और बीजेपी ने उज्ज्वला योजना प्रस्तुत की, और इसी तरह की प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब ये योजनाएं अब इस वर्ग को आकर्षित करने का एक पैमाना बनी है बजाय लीडरशिप के इन वर्गों की। देखिए कोई वर्ग की लीडरशिप जो है कभी उनका हित करेगी, ये कोई इसको कहा नहीं जा सकता दावे के साथ कि वो बिल्कुल इसके वर्ग का ख्याल रखेगी। देखिए गैर वर्ग का जब व्यक्ति होता है तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि उस पर पक्षपात के आरोप लगे, तो इसलिए वो लीडरशिप भी उसी तरह की करते, वो योजनाएं भी लाते। जो योजनाएं ये होती हैं, आप देखिए कि शिवराज जी की जो सरकार थी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं आदिवासी और जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। कमलनाथ जी जो है वो फोकस उन्होंने किया ही, उन्होंने ओबीसी पर भी किया। जो बीजेपी का वोट बैंक था वो कोशिश कर रहे थे कि 14 से 27% कर देंगे तो ओबीसी का वोट शिफ्ट हो जाएगा, तो वो भी उनका एक राजनीतिक मूव है। तो अलग अलग तरीके से जो है राजनीतिक मूव राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन वो होते वही लोग करते हैं जो उस वर्ग के नहीं है, उस वर्ग से हट के होते हैं जो। जी धैर्यवर्धन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जो प्रश्न अभी तक उठे हैं चर्चा में उनके जवाब भी आप देंगे तो बेहतर होगा। जी देखिए, मुझे लग रहा था कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो अन्याय होगा, डिबेट के साथ भी मेरी पार्टी के साथ भी। भारतीय जनता पार्टी ने जिला मुख्यालय पर, मंडल मुख्यालय पर तय किया है कि हमारे जो जिला महामंत्री होते हैं 3, उसमें एक एससी या एसटी वर्ग का होगा। आज भारत के राष्ट्रपति कौन है महामहिम, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता था, पर चूंकि विषय ऐसा है तो वो उसी वर्ग से आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनका चयन किया, उनको उम्मीदवार बनाया। आज वो विषय नहीं है, और अपने गैर राजनीतिक चेहरा अब्दुल कलाम साहब का चयन भी राष्ट्रपति पद के लिए किया था अटल जी की सरकार के समय, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास के पक्षधर हैं। हमने सत्यनारायण जटिया जी को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, और जहां तक मुझे स्मरण है अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शायद नंद कुमार साय साहब भी रहे। तो बहुत सारे उदाहरण, आज थावरचंद गहलोत साहब को देखिए, आज आप लाल सिंह आर्य जी को देखिए, संध्या राय जी को देखिए, मैं बहुत सारे उदाहरण आपको गिना सकता हूं। आप हमारे तमाम सांसदों को, तमाम मंत्रियों को देखिए जो बहुत प्रभावशाली भूमिका में, और समाज का उनमें भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उस वंचित वर्ग को भी मेन ट्रैक पर लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए अंतर्मन से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम दीनदयाल जी के अनुयायी हैं, हम अंत्योदय में भरोसा रखते हैं। हाँ, लेकिन नंद कुमार साय जी छत्तीसगढ़ में अपनी भूमिका ढूंढ रहे हैं, और अभी से नहीं ढूंढ रहे हैं। धैर्यवर्धन जी बहुत धैर्य के साथ बीते लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, तो ये भी एक प्रश्न है जो पीछे छूटते जरूर हैं। और फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी मध्य प्रदेश में गाहे बगाहे कई बार ऐसी बातें कह गए हैं जिन बातों पर खबरें भी बनी हैं और प्रश्न भी उठे हैं, लेकिन ये राजनीति है। मैं इसको ये नहीं कहता कि ये कोई बहुत बीजेपी में या कांग्रेस में ये कोई बहुत ऐसा मसला है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह की लीडरशिप 80 के दशक तक दोनों ही पार्टियों में नज़र आती थी, ख़ासतौर से कांग्रेस की बात मैं ज़्यादा करूँगा, कांग्रेस में जिस तरह से ये लीडरशिप नज़र आती थी समाज के वंचित वर्ग की, उसका काफ़ी क्षरण 2000 के बाद से तो बहुत तेज़ी से हुआ है। और दूसरा, ये वर्ग छिटका भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियाँ जो वंचित वर्ग की बात करती रही हैं, 80 के दशक में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और उत्तर भारत के राज्यों में उभरती है। फिर भीम सेना और तमाम भीम विचारधारा को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाले कई दल उभर के सामने आते हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही होता है। तो जितेंद्र जी, एक मजबूत रणनीति तो होगी, शायद आप खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव के लिए जैसा हम सुन रहे हैं कि काफ़ी फोकस के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जी शरद जी, जैसा भी दिनेश जी ने भी बताया कि निश्चित तौर पर ये वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा था, लंबे समय तक खड़ा रहा, क्योंकि हम उनकी चिंता करते थे। अभी धैर्यवर्धन जी ने एक भाषण दिया,
ये डिबेट में भाषण की नहीं, काम की जरूरत थी कि क्या क्या कार्य योजना बनाई गई। आपने बहुत सारे नाम लिए, चाहे राष्ट्रपति जी की बात की हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब की बात की हो, या जटिया जी की। प्रणाम किया आपकी टिप्पणी के लिए। तो मेरा ये कहना है कम से कम उनकी सहिष्णुता के लिए धन्यवाद तो दीजिए उनको। ये कोई आसमान से तारे तोड़ के नहीं लाए। इस देश में इतिहास रहा है कि इस वर्ग के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है जी। चाहे राष्ट्रपति की बात हो, उपराष्ट्रपति की बात हो। सवाल इस बात का है कि आपने अपने संगठन में कितना मजबूत किया इनको, इनके लिए क्या क्या योजनाएं लेकर के आए जो आपके साथ खड़े हों। अभी आप दिनेश जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये वर्ग कांग्रेस के साथ से जो छिटका है उसके पीछे कई क्षेत्रीय दल भी थे। उन्हें लगा ये हमारे अपने लोग हैं, हमारी मदद करेंगे, हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ना तो वो सरकार बनाने में सक्षम थे, ना उनकी मदद करने में सक्षम थे। कांग्रेस ने लगातार जो रीति नीति चलाई उनके मजबूत के लिए चलाई। आपने देखा मनरेगा की बात की जाए या बहुत सारे प्रोग्राम लेकर के आते थे, वो उनको ध्यान में रख करके लेते आते थे। आज भी 72,000 रुपए की स्कीम किसी बड़े आदमी के लिए नहीं आई थी, इन्हीं वर्गों के लिए आई थी। अगर वो होती तो निश्चित तौर पर फायदा होता। बहुत सारी जो सब्सिडी की बात आती है वो इन वर्गों के लिए आती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी से ये वर्ग खिसक रहा है, तो शरद जी, उसके पीछे कारण ये है कि वो ये देख रहा है कि जो गरीब आदमी महंगाई में पिस रहा है। आपने बात की थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या निकला उससे? सिलेंडर कहां पहुंचा? पेट्रोल डीजल के माध्यम से जरूरी चीजें कहां पहुंची? एक गरीब के घर में आज रसोई महंगी हुई है। कारण कांग्रेस के साथ इन वर्गों का जुड़ने का, ये भी देखता हूं मैं शरद जी। जी धैर्यवर्धन जी, संक्षेप में जल्दी बोलिए, फिर मैं दिनेश जी की टिप्पणी। देखिए, मैं तथ्य दे रहा था तो जितेंद्र मिश्रा जी ने उसको भाषण की संज्ञा दे दी और आपने खुद ने विषयांतर कर दिया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने दलित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो बजट दिया जा रहा है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि की है। चाहे वो सीधे सीधे वजीफा हो, चाहे उनकी योजनाओं के लिए हो, चाहे अन्य कल्याणकारी कामों के लिए हो। ये प्रूफ है इस बात का, ये शाश्वत सत्य है कि हम उस वर्ग की चिंता कर रहे हैं कि वो तरक्की करे। और मैं आदरणीय शरद जी और दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आप तो न्यायाधीश की तरह मेरे तर्कों पर जरूर फैसला सुनाइएगा, क्योंकि जितेंद्र जी तो तय करके आए, उन्हें तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते मेरे सच को भी भाषण करार देना। चलिए साहब, ये प्रेम है आप दोनों का और दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरों की बातों का, ठीक है, ये यही भाव होना भी चाहिए। दिनेश जी, दो प्रश्न जो मेरे मन में है। एक प्रश्न तो ये है कि विंध्य रीजन के 2018 के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस के लिए निराशाजनक, और रिसेंटली जो 2020 के बाय इलेक्शन है ग्वालियर चंबल में, जहां माना जाता है कि समाज के वंचित वर्ग को अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश है, जो पार्टी अच्छे ढंग से करने में कामयाब होती है वो सरकार बनाने में भी सफल होती है। पहला रीजन है विंध्य और दूसरा रीजन है ग्वालियर चंबल, जहां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी भाग्य आजमाने के लिए हमेशा मैदान में होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस रीजन में समाज के वंचित वर्ग की आवाज़ को वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। कांग्रेस की कामयाबी बाय इलेक्शन में भी नहीं रही। 2018 में वो सफल जरूर रहे थे, लेकिन उसका सेहरा सिंधिया जी के सर बंधा। सिंधिया जी माइनस हुए तो ये सीटें भी उसकी मैं निराशाजनक इसलिए कहूँगा कि जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए एक मजबूत रणनीति के बिना ये वर्ग उसके साथ जाएगा? ये कठिनाई कांग्रेस के लिए बनी रह सकती है? शरद जी, आपने सिंधिया जी का जिक्र किया तो आप कभी गौर करिए कि उनके पास जो लीडर हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बहुत सारे उसमें एससी वर्ग के हैं। आप उनके जो देखेंगे ना, जब अभी दल बदल किया लोगों ने, तो कहीं ना कहीं उस रीजन में जब कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ था 2018 में, तो निश्चित तौर पर सिंधिया का एक चेहरा उसमें था। और उस रीजन में देखिए, पहले बहुत सारे नेता हुआ करते थे तो अनुसूचित जाति वर्ग के, और हमने विंध्य इलाके में भी देखे कि कांग्रेस के पास इस मामले में जो है वो काफ़ी संपन्न पार्टी थी नेतृत्व के मामले में, और एक भरोसा भी था लीडरशिप का जो वहाँ थे, जिस तरह के नेता थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है 2000, मतलब आप जो दशक शुरू हुआ 2000 का, इसके बाद लगातार अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, एक भरोसा नहीं रहा कि लीडरशिप का। आप देखिए, झाबुआ जैसी सीट पर यदि जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है कि उसका जो परंपरागत वोट है, हमने छिंदवाड़ा का इलेक्शन भी देखा था कि पार्टी ने एक ट्राइबल कार्ड उपयोग किया तो वो काफ़ी मजबूत रहा।
तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी को रीथिंकिंग करके पूरी जो है कि नेतृत्व कैसा है या इस वर्ग को हम अपने साथ कैसे कनेक्ट करके रख सकते हैं, तो उनकी चिंता का विषय भी है और वो उसी पर फोकस कर रहे हैं। यदि ये कॉम्बिनेशन वापस बन गया तो कांग्रेस ये मानती है कि जो मध्य प्रदेश में उसकी मजबूती बनी रहेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं कहीं तथ्यों में गलत हूँ। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 1990 के इलेक्शन में या उसके आसपास जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें करीब उस समय 320 सदस्यीय विधानसभा होती थी और मेरे ख्याल से उस समय जनता दल के 30 के करीब विधायक जीत कर आए थे मध्य प्रदेश विधानसभा में। जी, उस वक्त बिल्कुल जनता दल और भारतीय जनता पार्टी साथ ही लड़े थे। और उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उभार होता नहीं है। करीब करीब 1 दर्जन के आसपास बहुजन समाज पार्टी भी पहुंचने का प्रयास करती नजर आई है और समाजवादी पार्टी भी 4-5 के आंकड़े को छूती रही है। महाकौशल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उभार एक समय बीजेपी और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय था और बीते चुनाव में जयेश नाम का संगठन झाबुआ में और निमाड़ में दोनों ही पार्टियों के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। तो दोनों ही दलों को बहुत गंभीरता से देखना होगा। मध्य प्रदेश में ये वर्ग जो है अपनी लीडरशिप को ढूंढ रहा है, तलाश रहा है, उसको मजबूत विकल्प नहीं मिलता है, इसलिए वो चला जाता है कांग्रेस की तरफ भी और बीजेपी की तरफ भी। लेकिन इन दोनों ही दलों को न सिर्फ अपनी एक लीडरशिप को बहुत ताकत से डेवलप करना होगा इस वर्ग के लिए, और ख़ासतौर से कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है, और उन नेताओं को और युवा नेताओं को इन वर्गों के सामने लाना होगा, जिससे, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी तक 2 दलों की राजनीति का गढ़ है, लेकिन 2018 के बाद कॉन्फिडेंस अच्छों का हिला है और ईश्वर ना करे कि मध्य प्रदेश की 2 दलों की ये धारा 2 से अधिक दलों की धारा की तरफ मुड़ जाए। और क्योंकि हमने देखा है कि मैं नहीं कहता लोकतंत्र का वो स्वरूप भी स्वीकार्य है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में हमने परिस्थितियां देखी हैं, कमोबेश कुछ उसका एक मजबूत नज़ारा हमने 2018 के बाद मध्य प्रदेश में भी देखा है, जहां ऐसे वैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे वैसे हो गए, इस टाइप के मंजर खूब देखे हैं। तो ईश्वर ना करे कि वो मंजर और वो नज़ारा मध्य प्रदेश में हमें कभी आगे देखने को मिले। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद धैर्यवर्धन जी। बने